क्लास 12th, सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस, समकालीन विश्व में राजनीति, अध्याय पहला, शीत युद्ध का दौर। आज का हमारा टॉपिक है भारत और शीत युद्ध। देखिए, इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे कि भारत की शीत युद्ध के अंतर्गत कौन सी भूमिका रही, किस तरीके की भूमिका रही, क्या जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि थी वो किस तरीके की थी अंतर्राष्ट्रीय मामलों में। हम इसके अंतर्गत ये भी देखेंगे कि भारत जो है, भारत के द्वारा और अन्य देशों के द्वारा भी जो गुट निरपेक्ष आंदोलन किया गया था उसके अंतर्गत उनकी किस तरीके की आलोचना हुई, ये इस टॉपिक के अंतर्गत अपन पढ़ेंगे। देखिए, भारत और शीत युद्ध। देखिए, गुट निरपेक्ष आंदोलन के नेता के रूप में शीत युद्ध के दौर में भारत के ने दो स्तर की भूमिका को निभाया था। तो जब भारत, जिसमें मुख्य रूप से हम देखें कि जो संस्थापक थे गुट निरपेक्ष आंदोलन के, वे थे जवाहरलाल नेहरू। तो उनकी जो भूमिका थी, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि दो स्तर की भूमिकाएं जो थी। देखिए, जवाहरलाल नेहरू ने, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एशियाई एकता और निशस्त्रीकरण के प्रयास किए थे। उन्होंने विश्व शांति के लिए शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की वकालत भी की थी। उन्होंने दो महत्वपूर्ण जो गुट थे, सोवियत संघ और दूसरा यूएसए, उनके बीच में शांति करने, मध्यस्थता करने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और साथ में ही अपने जो गुट निरपेक्षता के आंदोलन है, उस आंदोलन को लेकर चले थे और बहुत ही अपनी अंतर्राष्ट्रीय छवि उन्होंने वहां पर बना ली थी। देखिए, दो स्तर की जो महत्वपूर्ण भूमिका, दोनों महाशक्तियों की खेमेबंदी से अलग रखना, और दूसरी थी भारत ने औपनिवेशिक के चुंगल से मुक्त हुए जो अभी नव स्वतंत्र देश है, उनमें महाशक्तियों के खेमे में जाने का पुरजोर विरोध किया था। तो कौन से दो स्तर की बात यहाँ पर की जा रही है? देखिए, यहाँ इस बात की हम डिस्कस कर रहे हैं कि भारत की दो भूमिका थी। पहली तो ये दो स्तर में देखते हैं। पहले भारत ये चाहता था कि वो किसी भी खेमे में नहीं जाएगा, और दूसरा, अभी अभी जो देश नव स्वतंत्र हुए हैं उनको भी किसी भी खेमे में जाने का वो विरोध करेगा। मतलब कि क्योंकि अभी क्या है कि नए नए देश जो स्वतंत्र हुए हैं, उन्हें तो अभी अपना आर्थिक विकास करना है, उन्हें अभी अपनी लोकतांत्रिक विकास करना है। तो ये विकास अवरुद्ध नहीं हो जाए, इसलिए भारत की भूमिका थी कि जो नए स्वतंत्र देश है वो किसी भी खेमे में न जाए। तो इसलिए उन्होंने, यदि कोई देश जाता है तो भारत ने इस चीज का पूरा ही विरोध किया। तो हम ये कह सकते हैं कि भारत की महत्वपूर्ण जो भूमिका थी वो दो स्तर की थी। आगे हम देखते हैं कि भारत की नीति न तो नकारात्मक थी और न ही निष्क्रियता की थी। नेहरू ने विश्व को याद दिलाया कि गुट निरपेक्षता कोई पलायन की नीति नहीं है। यहाँ पलायन का क्या अर्थ होता है? पर पलायन का मतलब हम ये देखते हैं कि अपनी जगह को छोड़ के चला जाना, पलायन का यही अर्थ होता है। तो यहाँ भारत साफ कर रहा है कि हमारी जो गुट निरपेक्षता की ये जो नीति चल रही है, ये कोई पलायन की नीति नहीं है, जबकि विवेकपूर्ण डिसीजन है एक तरीके के। इसके विपरीत भारत शीत युद्धकालीन प्रतिद्वंद्विता की जकड़ ढीली करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मामलों में सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करने के पक्ष में था। अब अपन ने ये भी डिस्कस किया था कि जब शीत युद्ध चल रहा था और गुट निरपेक्ष आंदोलन शुरू हुआ था, तो कई जो विकसित राष्ट्र थे उन्होंने उसका विरोध करने लगा। लेकिन भारत ने क्या भूमिका निभाई? भारत निरंतर अंतर्राष्ट्रीय मामलों में सक्रिय रहा और जो विकसित राष्ट्र थे उन्हें सफल नहीं होने दिया। भारत ने दोनों गुटों के बीच के मौजूद मतभेदों को कम करने का हमेशा क्या किया? कोशिश की, और इस तरह से उनसे इन मतभेदों को पूर्ण व्यापी युद्ध का रूप लेने से रोक दिया। भारत और भारत ने क्या प्रयास किए? भारत की और महत्वपूर्ण भूमिका क्या थी? देखिए, भारत ने क्या किया कि जो वहाँ के राजनायक थे और जो नेता थे, उनका उपयोग क्या करते थे? वो अक्सर जो शीत युद्ध के दौरान दो इन महाशक्तियों के बीच में जो प्रतिद्वंदिता चलती रहती थी, उनके बीच में संवाद कायम करता था भारत, उनके बीच में मध्यस्थता करता था। तो इस तरीके से भारत ने जो है, जहाँ दो स्तरीय महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जहाँ भारत ने समय रहते हुए वक्त पर भारत ने क्या किया
कि वो अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भी सक्रिय रहता रहा, भले ही विकसित राष्ट्र उस पर कितना ही जोर आजमाइश कर ले, लेकिन वो एक्टिव रहा अंतर्राष्ट्रीय मामलों में। साथ में भारत ने क्या किया, जो राजनयिक थे, जो नेता लोग थे, उनको समय समय पे शीत युद्ध के दौरान जो भी प्रतिद्वंदी है उनके बीच में संवाद कायम करने के लिए भेजा, उनके बीच में मध्यस्थता करने के लिए भेजा। मिसाइल के तौर पर 1950 के दशक में शुरुआती सालों में कोरिया युद्ध के दौरान अगर अपन इस चीज को याद करते हैं तो देखिए भारत की महत्वपूर्ण भूमिका थी कि उन्होंने नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में मध्यस्थता कराई थी। तो यहाँ हम देखते हैं कि भारत ने बहुत ही मजबूत भूमिका जो है वो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के तहत दो महाशक्तियों के बीच में शांति रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई थी। आगे इसी टॉपिक को हम कर रहे हैं। यहाँ यह याद रखना भी जरूरी है कि भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल अन्य सदस्यों को भी ऐसे कामों में संलग्न रखा। अब ऐसा नहीं है कि केवल भारत जो है वो ही लगातार इस तरीके के काम करता जा रहा है, दूसरे जो जुड़े हुए गुटनिरपेक्ष देश है उनको भी इस काम को करने के लिए समय समय पर वो प्रोत्साहित करता रहा। शीत युद्ध के दौरान भारत ने लगातार उन क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को सक्रिय बनाए रखने की कोशिश की जो कि अमेरिका और सोवियत संघ के खेमे से नहीं जुड़े थे। अब देखिए अभी भी कई ऐसे देश थे जो अभी अमेरिका और सोवियत संघ के खेमों में नहीं जुड़े थे, तो उन देशों को हमेशा उन देशों के लिए भी इन्होंने क्या किया यहाँ पे शीत युद्ध के दौरान कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को सक्रिय बनाए रखा कि कहीं जो ये देश भी जो है ये अमेरिका या सोवियत संघ के खेमों में नहीं चले जाए या उनमें आपस में युद्ध ना हो जाए। देखिए नेहरू ने स्वतंत्र और परस्पर सहयोगी राष्ट्रों के एक सच्चे राष्ट्रकुल से ऊपर गहरा विश्वास जताया जो कि शीत युद्ध को खत्म करने में न सही पर उसकी जो जकड़ है उसको ढीली करने में ही सकारात्मक भूमिका निभाई। तो हम यहाँ देखते हैं कि भारत की जो छवि है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितनी मजबूत छवि रही है। तो भारत की महत्वपूर्ण छवि रही है कि भारत ने क्या किया यहाँ पर स्वतंत्र और जो परस्पर सहयोगी राष्ट्र है उसके एक सच्चे राष्ट्रकुल से ऊपर गहरा विश्वास। अब जो भारत ने शीत युद्ध दौरान अपनी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि बना दी, यहाँ पर सक्रिय जो उन्होंने छवि बनाई है, तो एक तरीके की हम कहेंगे कि शीत युद्ध के दौरान जो सबसे बढ़िया छवि अगर हमें यहाँ देखने को मिल रही है, जो सकारात्मक भूमिका देखने को मिल रही है वो है भारत की। आगे हम देखते हैं कि देखिए जैसे जैसे भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय रूप से अपनी छवि बनाता गया वैसे वैसे क्या हुआ कि कुछ लोगों ने माना कि गुटनिरपेक्षता अंतर्राष्ट्रीयता का एक उदार आदर्श है, लेकिन आदर्श भारत के वास्तविक हितों से मेल नहीं खाता है और यह बात ठीक नहीं है। गुटनिरपेक्षता की नीति ने कम से कम दो तरह से भारत का प्रत्यक्ष रूप से हित साधन किया है। अब देखिए यहाँ क्या है, थोड़ी स्थिति यहाँ धीरे धीरे जो है, क्योंकि भारत की कोई स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही है कि यहाँ पर वो यूएसएसआर के पास चला गया है या भारत कहाँ चला गया, ये भी हम यहाँ पर स्थिति स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि वो किस खेमे की तरफ है। तो यहाँ हम ये कहेंगे कि कुछ ऐसे बातें सामने आई जो किस तरीके से थी कि गुटनिरपेक्षता की जो नीति है ने कम से कम दो तरह से भारत का जो प्रत्यक्ष रूप से हित साधन किया। जैसे पहला क्या फायदा अगर हम देखें तो पहली बात तो यह कि गुटनिरपेक्षता के कारण भारत ऐसे अंतर्राष्ट्रीय फैसले और पक्ष ले सका जिससे कि उसका हित सदता होता हो, न कि महाशक्तियों और उनके खेमे के देशों का। अब देखिए जहां भारत ने अपनी इतनी बढ़िया मजबूत अंतर्राष्ट्रीय स्थिति बना ली है तो कहीं ना कहीं भारत को क्या फायदा हो गया, तो भारत का फायदा ये हो गया कि जहां ना तो वो किसी खेमे में जा रहा है और नहीं वो किसी अंतर्राष्ट्रीय नए स्वतंत्र जो देश है उसको किसी खेमे में जाने दे रहा है यहाँ पर। तो यहाँ क्या हुआ कि कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि भारत अंतर्राष्ट्रीय फैसले के पक्ष में जाता चला गया और दोनों महाशक्तियों और उनके खेमों का, ना कि महाशक्तियों और उनके खेमे के देशों का। अब दूसरा क्या फायदा हो गया भारत को, देखिए भारत हमेशा इस स्थिति में रहा है कि एक महाशक्ति उसके खिलाफ जाए तो वह दूसरी महाशक्ति के करीब आने की कोशिश करे। तो क्योंकि भारत जो है वो स्पष्ट भूमिका में नहीं था, भारत की ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन के अंतर्गत ये स्थिति साफ हो गई थी कि जहां भारत को लगेगा वो किसी भी खेमे में जा सकता है, ऐसा भारत के दिमाग में था कि ऐसा हो सकता है कि वो यूएसए की तरफ चला जाए या वो जाए यूएसएसआर की तरफ। तो यहाँ हित साधन तो भारत का हुआ ही है अंतर्राष्ट्रीय शीत युद्ध के दौरान जो उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है उस आधार पर।
आगे अपन देखते हैं कि अगर भारत को महसूस हो रहा है कि महाशक्तियों में से कोई उसकी अनदेखी कर रहा है या अनुचित दबाव डाल डाल रहा है, तो वह दूसरी महाशक्ति की तरफ अपना रुख कर सकता है। ये स्थिति देखिए बिल्कुल क्लियर हो गई थी भारत के लिए। उसे डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं थी कि भारत अपना रुख कहीं भी कर सकता था। तो जिस तरीके से उन्होंने अपनी अंतर्राष्ट्रीय भूमिका निभाई, उसमें वो कहीं पर भी जा सकता था। यूएसए की तरफ भी जा सकता था और वो यूएसएसआर की तरफ भी जा सकता था। और दोनों गुटों में से कोई भी भारत को लेकर ना तो बेफिक्र हो सकता था और न ही धौंस जमा सकता था। अब देखिए, भारत की तरफ तो धौंस जमाने का सोच भी नहीं सकता, क्योंकि भारत ने क्या किया कि जहां जरूरत पड़ी वहां भारत खुलकर विरोध करने में सामने आया। और क्योंकि उसने किसी से भारत जो है वो टक्कर ले सकता था किसी भी देश से, तो यहाँ पर क्या हुआ कि दोनों गुटों में से कोई भी भारत को लेकर बेफिक्र नहीं हो सकता था, क्योंकि क्या पता भारत यूएसए की तरफ चला जाए। हालांकि अगर अपन इतिहास देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि 1971 में जब पाकिस्तान ने अपने देश पर हमला कर दिया था, क्योंकि अभी तो हम अपनी आर्थिक स्थिति लोकतांत्रिक विकास करने वाले थे, उसी बीच में जब हमला कर दिया था पाकिस्तान ने, तो जो अमेरिका था वो अमेरिका धीरे धीरे अपनी अप्रत्यक्ष रूप से भारत का विरोधी था। तो उन्होंने क्या किया था कि भारत के एकदम से वो विरोध में आ गया और उसने पाकिस्तान को खूब जो है मदद करी ताकि वो हमारे देश पर हमला कर देवे, क्योंकि उसी समय आपको पता है बांग्लादेश जो है संकट सामने आया था और ये स्थिति महत्वपूर्ण थी। तो यहाँ पर क्या है कि ना तो भारत पे धौंस जमा सकता है वो, और ना ही भारत को लेकर बेफिक्र हो सकता था। तो ये बहुत ही मजबूत स्थिति रही। आगे अपन देखते हैं, भारत की गुट निरपेक्षता नीति के कारण से भारत की बहुत अधिक आलोचना हुई। उस आलोचना के बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए, कई जो राजनीतिज्ञ थे उन्होंने भारत ने जो ये गुट निरपेक्षता का सिद्धांत बना दिया उसकी आलोचना में उतर गए वो। अब क्या आलोचना की, उन्होंने तर्क दिया कि जो गुट निरपेक्षता है ये तो कोई सिद्धांत ही नहीं है, कि ना तो आप किसी स्थिति आपकी स्पष्ट ही नहीं है, ना तो आप किसी देश की तरफ जा रहे हो और आवश्यकता पड़ रही है तो आप किसी देश की हेल्प भी ले रहे हो। तो ये भारत अपने राष्ट्रीय हितों को साधने के लिए, ऐसे राजनीतिज्ञों ने बताया कि भारत तो क्या करता है, अपने राष्ट्रीय हितों को साधने के नाम पर अक्सर महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर कोई सुनिश्चित पक्ष लेने से बचता है। तो ये काम भी भारत ने किया है। आलोचकों का दूसरा पक्ष भी था कि भारत के व्यवहार में स्थिरता नहीं है। दो इम्पोर्टेंट चीजें जो है आलोचना का कारण बना। पहले तो ये था कि भारत अपने जो हित है उसको साधने में अक्सर जो है अंतर्राष्ट्रीय मामलों में कोई एक सुनिश्चित पक्ष, मतलब एक पक्ष की तरफ नहीं जाता है वो। दूसरा क्या हो गया कि भारत की जो व्यवहार में स्थिरता नहीं है, ये उन्होंने बात। कई बार भारत की जो स्थिति है वो विरोधाभासी बन गई। देखिए, महाशक्तियों के खेमों में शामिल होने पर दूसरे देशों की आलोचना करने वाले भारत ने, इसका एक एग्जाम्पल दे रहे हैं ये, भारत ने स्वयं सन 1971 में अगस्त में सोवियत संघ के साथ आपसी मित्रता की संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। देखिए 1971 अभी अपन ने डिस्कस किया कि जब पाकिस्तान ने हम पे हमला किया था। देखिए 1962, 1965 और 71 में पाकिस्तान ने हम पे हमला किया और इसको हेल्प किसने करी, यूएसए ने हेल्प करी। तो ऐसी स्थिति में भारत भी बड़ा होशियार, भारत ने क्या किया कि रसिया के साथ में जाके संधि कर ली, वो भी 20 सालों की। तो एक तरीके से हम कहते हैं कि यहाँ जो है इन्होंने रसिया का साथ भी ले लिया, तो इसलिए वो क्रिटिसाइज हो गया अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के माध्यम से, या हम कहेंगे राजनीतिज्ञों ने इनके साथ में ये किया। अब देखिए, विदेशी पर्यवेक्षकों ने इसे भारत का सोवियत खेमे में शामिल होना माना। अब जब इसने सोवियत संघ के साथ में संधि कर ली तो पर्यवेक्षकों के द्वारा ये निश्चित कर लिया गया कि अच्छा, भारत तो चला गया यूएसएसआर की तरफ। भारत की सरकार का दृष्टिकोण यह था कि बांग्लादेश संकट के समय उसे राजनयिक और सैनिक सहायता की जरूरत थी और यह संधि उसे संयुक्त राज्य अमेरिका सहित अन्य देशों से अच्छे संबंध बनाने से नहीं रोक सकती थी। तो इस तरीके से ये चैप्टर आपका यहीं पर खत्म होता है और ये आपका चैप्टर अब कंप्लीट होता है।